जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की ओर। जैसा कि थोड़ा डिले हो गई, थोड़ी सी चीज़ें लेट हो गई, बाकी दिवाली की छुट्टी उट्टी भी पड़ गई बीच में। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। एक तैयारी चल रही थी, एक लंबी सी कूद की, और वो तैयारी कहीं ना कहीं मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। आपके समक्ष एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट लेके आने वाले हैं। वो आना था वैसे दिवाली को, अब लेकिन वो दिवाली को किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके सामने नहीं लाएंगे वो चीज़, है ना। तो अब एक बढ़िया सा गिफ्ट आपके लिए आने जा रहा है, कुछ शायद मंडे से आ जाए, है ना। तो एक बढ़िया सा प्रोग्राम आपके लिए सेट किया जा रहा है, बेफिक्र रहिए आप लोग। और मैं बार बार कह रहा हूँ, गुरुकुल उन्नति से अगर आप जुड़े हैं तो इसका फ़ायदा तो मिलना ही है ना। स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आप सबसे बड़ी बात है, आप गुरुकुल उन्नति से जुड़े हो तो सिलेक्शन की सॉर्टी तो है ही कि भैया आपको सिलेक्शन तो मिल ही जाना है। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो गुरुकुल उन्नति है, जाके सब्सक्राइब कर लो भैया, सबसे महत्वपूर्ण काम। कांटेक्ट कर सकते हो 7052515116 पर, हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जाकर हमसे जुड़ सकते हो, और एग्जाम से रिलेटेड वन क्विज से रिलेटेड टेस्ट चीज़ें इसमें आपको मैं देता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर जाके भैया फॉलो कर सकते हैं, गुरुकुल उन्नति जाके फॉलो करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पर भैया हमारे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर में, सबसे बड़ी बात है, अगर आप झांसी में रहते हैं मेरे शेर, कहाँ, झांसी में, झांसी में रहते हो और अपनी सरकारी नौकरी का एक सपना पूरा करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट जुड़ो हमारे ऑफलाइन सेंटर से। बड़ा गांव गेट बाहर नारंगबाग तिराहा झांसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार जुड़ के तो देखो, मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो मिलता है जो डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाता है आपको। यहाँ पर फालतू की बकवास नहीं की जाती है। ऐसा नहीं बताया जाता कि तुम्हारे लिए 4 दिन में ताजमहल बना दिया जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं। मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा, बस कंटेंट की गारंटी, वो कंटेंट वो पढ़ाऊँगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। पहला प्रश्न अपने सामने जानदार शानदार तरीके से पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बताओ धोनी की चाल किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, धोनी की चाल किस पर निर्भर करती है। तो मेरे सिर से नहीं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको इस प्रश्न का आंसर पता हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। कहना सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये किस पर निर्भर करती है, कहना सर तापमान पर निर्भर करती है। इस बात को हम याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है बल और विस्थापन के गुणनफल क्या कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट में। लेकिन अगर आपको पूछूं कि बताओ दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, कहना सर एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित समय में तय की गई क्या होती है, निश्चित समय में तय की गई लंबाई को ही क्या बोलते हैं, कहना सर दूरी बोलते हैं। और न्यूनतम न्यूनतम समय में तय किया न्यूनतम दूरी को कह सकते हैं, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे से, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। ये प्रश्न कह रहा है कि बताओ परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। कहना सर परावर्तन का नियम दर्पण पर, लेंस पर, कहना सर ये दोनों पर लागू होता है। यानी दर्पण पर भी ये लागू होता है और लेंस पर भी लागू होता है। इस बात को अपने ब्रेन में सेव करने का काम करेंगे। अगर मैं बात करूंगा दर्पण की, तो दर्पण कैसी छवि बनाता है, कहना सर ये छवि बनाता है काल्पनिक। कैसी, काल्पनिक और सीधी छवि बनाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। यानी याद रखो, जब भी हम आईने में बैठते हैं और आईने में अपने आप को देखते हैं तो कल्पना करते हैं। कल्पना कैसी करते हैं, अच्छी कल्पना ही तो करेंगे। हम सोचेंगे भैया बहुत बढ़िया बन जाए, हम नौकरी वोकरी लग जाए, IAS बन जाए। तो कल्पना ऐना में देख कर हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो उल्टी कल्पना करेंगे कि सीधी कल्पना करेंगे, कहना सर सीधी कल्पना करेंगे। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कहना सर सीधा बनेगा। इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चले। वो कह रहा है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कहना सर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। इस बात को आप याद रखेंगे और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है। प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है। प्रकाश का अपवर्तन
कि अगर बात करेंगे तो अगर बात करें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कहना सर अगर बात करेंगे माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रवेश करते हैं तो क्या होता है ये आप मुझे बताइए, और विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब हम करते हैं तो क्या होता है ये मुझे आप बताइएगा। यानी माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस बात को अपने ब्रेन में बहुत बढ़िया तरीके से सेव करके रखिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में ही आ जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, कहना सर वोल्ट मीटर को सर्किट में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में मेरे शेर, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछो कि बताओ घर में जो लाइटें होती हैं, घरों में जो लाइट होती है उनके जो कनेक्शन होते हैं वो श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में, जल्दी से बताओ, या फिर समांतर क्रम में होते हैं, जल्दी से बता दो मेरे सिर। या पर घर के ऊपर जो दिवाली पर झालरें आप लोगों ने जलाई, क्या झालर आपने दिवाली पर ना झालरें जलाई ना मेरे सिर। झालर जो थी आपकी वो झालरों में श्रेणी क्रम में थी कि समांतर क्रम में, ये भी आप मुझे बताएंगे बढ़िया तरीके से। किस दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे को देखने के लिए किया जाता है। देखो वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है। देखो बेटा क्या वाहन के पीछे को देखने के लिए कैसे करेंगे, देखो आपको बता दें वाहन जो पीछे, देखो एक मान लो ट्रक है, मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ समझो। ये ट्रक है, ये ट्रक के आगे चल रहा भैया ये डंपर चल रहा, और यहाँ पर एक आईना लगा है, आईने के 100 टुकड़े। इस आईने में इतना बड़ा जो रोड है वो पूरा कवर कर रहा है। ये रोड क्या कर रहा है, यानी बड़े को छोटे में दिखा देता है। तो वो कौन करता है, कहना सर बड़े को छोटे में दिखाएगा तो कौन सा दर्पण होगा, कहना सर वो होगा आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि बड़े को छोटे में दिखा रहा और छोटा 3 शब्द का है, 1 2 3, यानी उत्तल दर्पण। कौन सा उत्तल दर्पण, कौन सा बेटा उत्तल दर्पण, यानी बड़े प्रतिबिंब को छोटे में दिखा रहा, छोटा वाला, यानी उत्तल दर्पण इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, किसी वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होता है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होता है मेरे शेर, ये और बता दो। कहना सर न्यूनतम अगर बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। ध्रुवों पर कैसा होता है, कहना सर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर कैसा होता है, न्यूनतम होता है। अगला देखो, अगर बात करेंगे ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कहना सर ऊर्जा का कौन नहीं जानता इस जग में। ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है बेटा, जूल होता है। अगला प्रश्न देखो, जब किसी वस्तु को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, प्रश्न बहुत शानदार है, लिख लो छपेगा, लिखो छपेगा। जब किसी वस्तु को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो वह क्यों गर्म होने लगता है। तो भैया क्यों गर्म होने लगता है, कहना सर अवशोषण की वजह से। क्या अवशोषण की वजह से वो गर्म होने लगता है, इस बात को हम याद रखेंगे। बर्फ पिघलने पर किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। समझो, सबसे पहले इसको समझ लो। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, एक क्या होता है मेरे शेर, कहना सर एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अगर बात करें भौतिक परिवर्तन की तो जो मिल जाए वो भौतिकी और जो ना मिले वो रासायनिक। याद रखो, ब्रेन में सेव करके रखो, जो मिले जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक, जो मिले जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक होता है। बस याद रख दो, इस थ्योरम से याद कर लेंगे कि जो मिल जाए वो भौतिकी, यानी बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जब बर्फ के टुकड़ों को हम पिघलाएंगे तो वो पानी बनेगा, और पानी को हम दोबारा फ्रिज में रख देंगे तो फिर से वो बर्फ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी जो मिल जाए वो भौतिकी और जो ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध का दही में बनना, ये कौन सा परिवर्तन है मेरे शेर, कहना सर ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि अगर एक बार दूध से दही बन गया वो, तो क्या दही से दूध बनाया जा सकता है, कहना सर नहीं, और नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कौन सा है, वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। सिरके में भैया
कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बता दो। कहना सर सिरके में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? कहना सर दूध में। किस में? दूध से। दूध में लैक्टोबैसिलस, दूध में लैक्टिक अम्ल दूध में या दही में? लिख दो, बताओ दूध में कि दही में? दूध में या दही में? आंसर बताओ, दूध में या दही में किस में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल? जल्दी से बताओ, है ना। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? कहना सर फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। किसमें? रेड आंट, यानी लाल चींटियाँ, लाल चींटियों में पाया जाता है। इस बात को अब याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, जल का विद्युत अपघटन करने में क्या प्राप्त होता है? जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? भैया जल का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कहना एक होगा हमें ऑक्सीजन और दूसरा होगा हमें हाइड्रोजन। एक होगा ऑक्सीजन बेटा और एक होगा हाइड्रोजन। इस बात को याद रखेंगे, बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में सेव करेंगे। NaOH क्या है बेटा? ये क्षारीय है। क्या है? ये क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। गैसोलीन किस में पाया जाता है? तो गैसोलीन किससे बनता है? तो भैया गैसोलीन जो है वो किससे बनता है? कहना पेट्रोलियम से बनता है। सर जी किससे बनता है बेटा? कहना सर ये जो है ना वो पेट्रोलियम से बनता है। किससे? पेट्रोलियम से बनता है। अगला प्रश्न देखो, लोहे में जंग लगने किससे? कहना सर लोहे में जंग लगने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक हवा और दूसरी नमी। हवा या नमी में से दोनों में से कोई एक चीज़ की कमी होगी तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ जब लोहे में जंग लग जाती है तो उस समय उसका भार बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो भैया लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है जंग लगने पर। लेकिन जब लगी जंग को छुटा दें तो उस अवस्था में लोहे का जो वजन है वो कम हो जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र बेटा क्या होता है? कहना C6H12O6, C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, HCl का सामान्य नाम क्या होता है? HCl का सामान्य नाम क्या होता है? कहना सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ होता है HCl? कहना सर मानव के पेट में पाया जाता है। ये मानव के पेट में क्या भरा होता है? HCl भरा होता है। ये अम्लीय होता है कि क्षारीय? कहना सर ये अम्लीय होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कहना सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम होता है। अगला प्रश्न देखो, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की होती है? कहना सर हाइड्रोजन जो गैस है ना सर वो कैसी होती है? कहना सर रंगहीन होती है। कैसी होती है हाइड्रोजन गैस? एक रंगहीन गैस होती है। पारा किस प्रकार की धातु है? तो द्रव अवस्था की एक धातु है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु धातु कौन सी है? पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। और अगर बात करेंगे द्रव अवस्था में, एक प्रश्न और देखो बेटा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन बेटा। कौन? ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन इज करेक्ट आंसर रहने वाला है। इस बात को भी ब्रेन में सेव करेंगे। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं मेरे शेर अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC इसको बोला जाता है। इसको इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस वहन होती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस वहन होती है? तो कहना सर श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जानते हैं इस बात को। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। कितने बढ़िया प्रश्न है, लल्लू वाले प्रश्न आ गए भैया जी। तो फेफड़ों का कार्य क्या होता है? कहना सर फेफड़ों का कार्य श्वसन करना होता है। अगला प्रश्न देखो, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे शेर जी? और बता दो यार, बढ़िया क्वेश्चन लेके आ गए। अब थोड़ा सा बढ़िया तो नहीं है, मतलब तुम लोग कर सकते हो। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा बेटा? विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है।
है। विटामिन बी की कमी को कम पूरे करने के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कहना सर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यूज़ करते हैं। कौन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यूज़ इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हर एक व्यक्ति जानता है। ये सेल्सियस में है बेटा, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो अलग है, केल्विन में पूछे तो अलग है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कहना डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत भैया मुंह से होती है, क्योंकि एक चित्र से अगर हम समझें तो देखो भैया ये मुंह है, और ये मुंह से हमने भोजन को लिया, और भोजन को लेने के बाद हमने जब चबाया तो पाचन यही हो गया, क्योंकि लार ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती हैं, जिससे क्या निकलता है, लार निकलती है। और ये लार ग्रंथियाँ लार ही सबसे पहले क्या करनी थी, पाचन का कार्य प्रारंभ कर देती हैं। यानी अगर बात करें पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई, तो कहना सर मुंह से प्रारंभ हुई, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसको महाधमनी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस नियम पर संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है, कहना सर ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना ही तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही को उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये न्यूटन का नियम कहता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। चुंबक के दो ध्रुवों में कौन सा होता है। तो चुंबक के दो ध्रुव जो बेटा है, आपको बता दें चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से हैं, कहना उत्तर और दक्षिण है, उत्तर और दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला, बिजली की खोज किसके द्वारा करी गई। तो कहना सर बिजली की खोज जो है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा करी गई थी, इस बात को भी याद रखेंगे। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। तो लो फेंक दी, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। कौन सी बेटा, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। खाने के नमक में का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खाने वाला NaCl होता है। क्या होता है बेटा, NaCl होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा है सबसे बड़ा अंग बेटा। क्या है सबसे बड़ा अंग कौन सा है हमारे शरीर में, कहना सर त्वचा है, इस बात को याद रखेंगे। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न देखो, कौन सी गैस जीवन के लिए आवश्यक है। तो ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखो, हृदय किससे सुरक्षित रहता है। तो भैया हृदय की अगर बात करेंगे तो हृदय पसलियों से सुरक्षित रहता है। किससे, पसलियों से सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है। तो कहना सर मस्तिष्क की रक्षा खोपड़ी करती है। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश की गति कितनी होती है। कहना सर प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है, जल्दी से और बता दो। 3 × 10⁸ होती है। कितना, 3 × 10⁸ होती है। ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम जो है विद्युत धारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर पानी जो होता है वो भाप में बदलने लगता है। मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं। तो मानव शरीर में भैया 2 ही गुर्दे होते हैं। कितने, 2 गुर्दे होते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है, कहना सर प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। प्रकाश के परिवर्तन किस में होता है। तो परिवर्तन होता है खुरदरे में। किस में, खुरदरे में कैसे हो जाएगा, कहना सर चिकने में होगा। किससे नहीं, चिकनी सतह में। जैसे आईने पर टॉर्च मारी तुमने तो रिफ्लेक्ट करके वो दूसरी जगह पहुंचेगा, है ना। रेशम किससे प्राप्त होता है। तो रेशम कहना सर कीट से प्राप्त होता है। ये थी भैया आज की ताबड़तोड़ वाली क्लास। सुपर फास्ट तरीके से आपको लगभग 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ साझा करी, और आशा करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत शानदार लगी होंगी। अगर अपने जीवन में SSC, MTS, CGL, CHSL, SSC GD, PET, पुलिस, रेलवे, ARO जैसे किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो स्वागत है आपका गुरुकुल उन्नति में। वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। आप वो तरीके से कंटेंट वो आपको दिया जाएगा, वो बहुत शानदार होगा। एक बार पढ़ के तो देखो, है ना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर चीज़ें बढ़िया लगी, शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आनंद में रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।